Hi everyone. So this is the third video of veteran series. Thank you for the encouragement that you have given us. I am hoping कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सीरीज से. और मैं आपकी ऑफिशियल वेटरन, having appeared in interview thrice, getting into the list twice, and having appeared in prelims 6 times. I have a lot of learnings जो कि मैं आपको इम्पार्ट कर सकती हूँ to make you clear दैट नॉलेज इज़ नॉट द की. यूपीएससी आपकी 2 साल की नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, वो ये टेस्ट कर रहा है कि आप बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं और आपको क्या आता है, और उसको यूज़ करते हुए हमें कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. सो नॉट वेटिंग फॉर लॉन्ग, लेट्स स्टार्ट विद द 2021 का प्रीलिम्स का यूपीएससी का पेपर. स्टार्टिंग विद द मोस्ट स्कैरी क्वेश्चन फर्स्ट. यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से सवाल पूछने शुरू किए, बट अगेन इट वॉज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड इफ यू सी वेरी क्लियरली. Consider the following statements in respect of the laureate towards sports award which is in the institution which was instituted in the year of 2000. So see, let's just very carefully read our statements. इसमें सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दें. द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय Formula 1 प्लेयर्स सो फार. ओके, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स. तो यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये पता है रॉजर फेडरर कौन सा गेम खेलता है. इज़ इट लाइक Formula 1 खेलता है क्या? अगर आपको पता है कि रॉजर फेडरर Formula 1 नहीं खेलता है तो यू नो कि 2 और 3 कांट बी करेक्ट टुगेदर. दोनों में से एक ट्रू है, एक फॉल्स है, राइट? तो 2 3 कहाँ साथ में नहीं आ रहे हैं, उससे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं. सो हमारा बी और डी गया. कितने रह गए? 2 रह गए. 50-50. यू नो माई ट्रिक. अगर आपको टाइम बचाना है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों में से एक मार दो, प्रॉबेबली यू आर गोइंग टू गेन मार्क्स और आपको फ़ायदा ही होने वाला है. 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. आई थिंक मोस्ट ऑफ योर वर्क इज़ डन. यू आर गोइंग टू गेन मार्क्स. तो विद दिस नॉलेज कि आपसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा है कि आपको पता है क्या रॉजर फेडरर कौन सा गेम खेलता है, क्या वो Formula 1 खेलता है कि नहीं. वो ये भी नहीं पूछा कि वो बैडमिंटन खेलता है कि टेनिस खेलता है. बस आपको ये पता होना ज़रूरी था कि वो Formula 1 में नहीं रहता है रॉजर फेडरर. ओके, तो इसका आंसर सी आता है, जिसमें रॉजर फेडरर को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं. अगर आपको नहीं पता है इसके बाद कि टाइगर वुड्स को मिला है कि नहीं मिला है, 50-50 में एक ऑप्शन को ज़रूर मार के आना है, ऐसा सवाल छोड़ के नहीं आना है. ओके, इफ़ दिस इज़ क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी स्कैरी क्वेश्चन, जिसकी वजह से या तो फिर वो कर दिया था, छोड़ दिया क्वेश्चन, या फिर पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला इन सवाल को. ओके, लेट्स take the statement 2 first. It was very well in the news at that time कि Hyderabad was selected for recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forests, right? So we knew that the statement 2 is correct. Let's go to statement 1. The United Nation Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation has recently recognized Hyderabad as the 2020 Tree City of the World. यार मुझे एक बात बताओ, UNCDF कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्यों ट्री के बारे में बात करेगा, क्यों ग्रीनरी के बारे में बात करेगा? आपको देखना है. ओके, वी न्यू आर्बर डे फाउंडेशन का कुछ रोल था ये ट्री सिटी का टैग देने के लिए, बट कैपिटल डेवलपमेंट इट्स नोवेयर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. कैपिटल डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, समवेयर रिलेटेड टू दैट. So with this you can safely say कि second statement is incorrect. However 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी का वो मिला है, टैग मिला है, and it was because it was also a very general statement कि commitment to grow and maintain urban forests, right? सिटी है, अर्बन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रही होगी, ठीक ही होगा. So you can very safely mark D कि 1 is not correct, 2 is correct. तो हमें सवाल को देख के डरना नहीं है, थोड़ा कॉन्शियसली, थोड़ा धैर्य रख के एक एक वर्ड को पढ़ना है और अपना दिमाग लगाना है. कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये क्यों बात करेगा ट्रीज़ की, राइट? कि वो बात करेगा हैदराबाद में तो बात करेगा फ्लाईओवर्स की, मेट्रो की, प्रॉबेबली अर्बन हाउसिंग की, बट ट्री की बात करने में थोड़ा चांस कम है. सो लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड वी कैन सेफली से दैट इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Okay, moving on to the next question. Consider the following statement with respect to Bharat Ratna and Padma awards. देखिए,
द थिंग टू अंडरस्टैंड हेयर इज़, जो पॉलिटी के सवाल आते हैं ना वो बहुत बेसिक आते हैं. अब उन बेसिक सवालों को ना थोड़ा सा मोल्ड करके यूपीएससी पुट करता है. जैसे 18(1) के अंडर भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के टाइटल के बारे में मेंशन तो है, बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दे आर नॉट द टाइटल्स अंडर दैट. स्टेटमेंट लगती सही है पर है गलत. सो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स 18(1) के अंडर आते नहीं हैं. दैट डजंट गिव द सैंक्शन टू इट. इट्स जस्ट मेंशन इन 18(1). ओके, इस अब ये नॉट करेक्ट है तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. बाकी आपको थोड़ी आई नो ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स कितने होंगे भारत रत्न में. यू हैव टू नो कि वो 3 ही होते हैं. अगर आपने कभी 26 जनवरी को देखा होगा उनका प्रोग्राम तो यू विल कम टू नो कि 5 नहीं मिलते हैं, कम ही मिलते हैं, लाइक दैट. बट येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट टू यू कि ये कैसे आपको पता चलेगा हाउ टू नॉट गेट ट्रिक्ड इन पॉलिटी क्वेश्चंस विच आर वेरी बेसिक. अपनी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं करना है. जैसा वो यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है ना वो आपकी कॉन्फिडेंस को भी चेक कर रहा है. इट्स नॉट ओनली कि आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि आप ये देख के यूपीएससी की बात मान ले रहे हो क्या कि वो 18(1) के अंडर ही आते हैं ये वाले अवार्ड्स. नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं. भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स 18(1) के अंडर. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो कुई परटेन्स टू. अब और कुछ नहीं, देखो ये कहीं नहीं ऐसे एग्जैक्टली पढ़ा होगा आपने कि ये कहाँ पे मिलते हैं, क्या होंगे, या रट्टा मार के भी याद रहना बहुत मुश्किल है. पर हिस्ट्री में ये पढ़ा है, हो एंड मुंडा रिवोल्ट. हो एंड मुंडा रिवोल्ट कहाँ आता है? ट्राइबल मूवमेंट्स में, राइट. अब ये तो बहुत बेसिक, ये पीछे वाले चैप्टर स्पेक्ट्रम में ही दे रखा है. तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू ट्राइबल्स. हो से आपको ये मिल जाएगा एंड यू कैन मार्क ट्राइबल लैंग्वेजेस. ओके, सो मतलब हमारा आइडिया ये है कि हम कहाँ की नॉलेज कहाँ यूज़ कर सकें. हमें हिस्ट्री की नॉलेज लेके हिस्ट्री के क्वेश्चंस में नहीं रहना है, करंट अफेयर्स की नॉलेज लेके करंट अफेयर्स की उसमें नहीं रहना है. हमें अपनी सारी होलिस्टिक नॉलेज को लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को देख के हार नहीं माननी है कि ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा. उसको लास्ट सांस तक सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अपनी जितनी नॉलेज हो सकती है, जितनी कॉमन सेंस हो सकती है, जितना लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है वो लगा के सॉल्व करना है. ऑल राइट, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अगेन दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी. आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सब वर्ड्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं. दे आर जनरली यूज टू टेल दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट सोवरन. उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है एंड दैट कांट बी अंडरमाइंड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसको उस जो पावर्स हैं सबकी, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, सबकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है. व्हाट डज दैट मीन कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है. तो क्या करता है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेसिक डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की. पर अगर हम इसको इनके ऑप्शंस में देखें तब भी दिस कम्स आउट टू बी द बेस्ट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड ऑल दम. अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर. तो इसको तो फेडरल गवर्नमेंट ना बोलते, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्यों बोलते. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, इसको क्या बोलते, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, इसको क्या बोलते, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, या जो भी रिपब्लिक इसके लिए वर्ड है, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज द वर्ड फॉर इट. A government limited by the terms of constitution. So this option, this justifies this word constitutional government. हमें पेशेंस से सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं. एक भी
पे एक भी ऑप्शन पे जाकर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि हाँ ये सही है. अब हम क्या करते हैं, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, दिस इज व्हाट इंडिया हैज़, राइट, एंड इंडिया इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो क्या टेंडेंसी रहती, हाँ दिस सीम्स राइट बिफोर रीचिंग टू द लास्ट वन, लेट्स मार्क दिस वन because this is very close to Indian government type, India's constitutional government. But patience, okay, patience and कॉन्फिडेंस. अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जो सबसे सही लग रहा है, जो टर्म को अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, उसी को चूज करना है. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं ये दिखाने के लिए कि पॉलिटी से 2021 वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स, जिसमें आई थिंक 87 गई थी कट ऑफ. इट वॉज वेरी वेरी टफ. पर उसमें पॉलिटी के सवाल कैसे आए? अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट? दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम DPSPs. अगर आपने लक्ष्मीकांत के शुरू के 5-7 चैप्टर पढ़े हैं ना, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स और ये वाले DPSP वाले, तब भी ये सॉल्व कर सकोगे सवाल. ठीक है, तीनों के तीनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो ये पता है कि वो फंडामेंटल राइट नहीं बची और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, तो मतलब वो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पर उसकी रेमेडी कहाँ है? लीगल, उस पर रिट नहीं मिलती है, राइट. तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन्स और अवेलेबल टू एनी पर्सन. तो आप इन दोनों में से एटलीस्ट निकाल सकते हैं. फंडामेंटल राइट नहीं है, नीदर फंडामेंटल नॉन लीगल तो हो ही नहीं सकता. इतने सारे केसेस लड़े गए हैं लीगल राइट्स पे, राइट. तो लीगल राइट ओनली सिटीजन्स को सिर्फ नहीं होगा. लीगल राइट इज़ कि कंट्री का जो लॉ है वो किस किस के लिए वैलिड है. ऑफ कोर्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं होगा. बाहर के आदमी की अगर कोई लैंड है इंडिया में तो उसकी जब्त नहीं कर सकता है कोई भी लैंड रॉन्गली, राइट. तो लीगल राइट टू एनी सिटीजन. Again, similarly, what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? Very basic question. ऐसे सवाल आप गलत करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि कोई गलत नहीं करेगा. और इतने मुश्किल पेपर में ऐसे 3 सवाल, इनमें से एक भी गलत होना इज सुसाइडल. तो पॉलिटी को सिंसियरली पढ़ो. बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. बेसिक को ऐसा उड़ा के सिर्फ बाकी कंटेंट पढ़ के और उसको मगअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सवाल बहुत बेसिक आएंगे. पीछे हमने देखे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे किसको बोलते हैं, सवाल बहुत बेसिक आते हैं पॉलिटी के स्पेशली. इट्स द लीस्ट इनपुट हाईएस्ट आउटपुट एरिया. तो पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना. नेक्स्ट सवाल करते हैं. अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? ठीक है, बहुत ही टिपिकल सवाल है. अब हम स्टेट तो अपनी इसको देखते हैं, हमारी फेडरल यूनिट्स जो हैं उसको स्टेट्स मानते हैं, पर ये क्या है? ये है पॉलिटिकल साइंस का सवाल. तो हमें क्या करना है? ब्रॉडेस्ट से ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन लेनी है उसकी. तो क्या बोलता है? अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटोरियल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट. देखो, हमें लेना है बहुत ब्रॉड. तो परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये सब बहुत मायने रखते हैं. परमानेंटली ऑक्यूपाइंग होना चाहिए, पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट. ये सब थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, विल फाइंड आउट द बेस्ट वन आउट ऑफ इट. अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल of definite territory and possessing an authority to govern them, maintaining law and order, protecting their natural rights and safeguarding their means of subsistence. Natural rights तो आज तक इंडिया में भी नहीं मिल पाए हैं. अभी भी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट wholly encompassing natural rights. Our fundamental rights, human rights are moving towards natural rights. Natural rights is a much broader concept. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल राइट्स. नॉर्थ कोरिया इज़ ऑल्सो स्टेट जहाँ पे राइट्स नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं. तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया डेफिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन. अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट. रियली मतलब सोचो कि
बहुत लंबे टाइम से नहीं था, मान लो कोई एरिया है और वहाँ पे जाके किसी ने इन्वेड कर लिया और वहाँ पे अपना स्टेट डिक्लेयर कर दिया, अपना फ्लैग अनफर्ल कर लिया, क्या ये स्टेट नहीं माना जाएगा? ये माना जाएगा स्टेट ना। तो ज़रूरी नहीं है बहुत लंबे टाइम से लोग रहने चाहिए। A society permanently living in a definite territory with a central authority, executive responsible to the central authority and an independent judiciary. ये है ब्रिटिश इंडिया। ज़रूरी नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया के फीचर्स हैं, पर ये होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या था? एग्जीक्यूटिव वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी बट देन इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेट, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सबसे बड़ा और सबसे ऑल एनकम्पासिंग जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट वन, सबसे ब्रॉड, हर किसी में वेरी लॉन्ग टाइम नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी को एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये ज़रूरी फीचर्स नहीं है स्टेट के। द ओनली इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ अ स्टेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो एनार्किस्ट की कोई गवर्नमेंट हो, ओलिगार्की हो, टेक्नोक्रेट्स हो, कुछ भी हो, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लोग परमानेंटली रह रहे हों। दैट्स इट। ऑलराइट, तो ऐसे सवाल को देख के अगेन ऑप्शन को बहुत पेशेंटली पढ़ना है, उनमें से बेस्ट बोला है तो बेस्ट उनमें डेफिनेटली उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होंगे जिससे कुछ बेस्ट बनता होगा, तो पढ़ो आराम से और उसमें से आंसर निकालो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal in character? ये भी ना फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स है ना जो वो इतने इंपॉर्टेंट है, आई कांट ओवर एम्फेसाइज इट्स इंपॉर्टेंस। लास्ट में जब पेपर फाइनल एग्जाम हो ना तो उससे 2 दिन पहले पढ़ के जाना कौन से जो फीचर्स वाला पोर्शन है, फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये 4-5 जो हैं आगे वाले हिस्टोरिकल वाले भी वो पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कितना बेसिक सवाल है, राइट? तो तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यूनियन हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है। हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ऐसा तो होता ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, दैट इज़ वॉट द इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ओके, let's move on to the next one. See, the statement is, with reference to India, consider the following. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. यार यहाँ इंडिया में राइट्स ही क्वालिफाइड हैं, तो कैसे एक प्रिजनर को आप बोल सकते हो कि उसका राइट इतना कंफर्म हो जाएगा कि वो उसको मना नहीं करा जा सकता है पैरोल, राइट? तो ये स्टेटमेंट बहुत ही एब्सर्ड है और ये डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है? और स्टेट मतलब आई नो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, बट कुछ 50-50 तक तो पहुंचा जा सकता है। दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि हर एक स्टेट की पैरोल की जो है रूल्स हैं वो अलग अलग रहती हैं। तो यू कैन से कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाता है, बट दिस कैन बी आउटराइटली डिनाइड कि इतना डेफिनेटिव राइट किसी को नहीं दिया गया है इंडिया में, तो प्रिजनर्स को तो क्यों दिया जाएगा, राइट? सो सेकेंड बिकम्स द करेक्ट वन। ओके, साइंस एंड टेक पे आते हैं। With reference to street light, how do sodium lamp differ from LED lamps? My idea is to bring your focus to the second statement. As street lights, sodium lamps have longer lifespan than LED. अगर ऐसा होता तो उज्ज्वल योजना क्यों लाई जाती? उजाला योजना, जिसमें सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स को चेंज करके LED ले आए। पहले सोडियम ही तो लगे हुए थे, पर LED लाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये सही होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है? सोडियम लैम्प्स, अब क्या बचा? 3 तो करेक्ट है ही। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ LED लैम्प। सो अगर थोड़ा सा आपने साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, या छोड़ दो नहीं पढ़ा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है सोडियम लैम्प को और LED को, तो क्या पता चलता है उसमें कि LED होता है ना, ऐसा होता है, ये पीछे होता है माइक्रोचिप और यहाँ होता है LED। और सोडियम लैम्प कैसा होता है?
ऐसा कॉइल वाला, है ना, ऐसा रहेगा बल्ब। तो यार ये क्या, ये तो यहाँ लाइट रेडिएट कर रहा है ना, और सोडियम लैम्प कहाँ कर रहा है, हर जगह कर रहा है। तो क्या हुआ, ये 360 डिग्री कर रहा है और ये 360 डिग्री नहीं कर पा रहा है, ये 180 डिग्री कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन साइंस एंड टेक में कहीं पढ़ा हो, लिखने को पढ़ने को मिलेगा ही नहीं कि 360 करता है कि क्या करता है। अगर आपने देखा है कभी लैम्प्स को, सोडियम लैम्प्स को, मतलब जो अपने बल्ब रहते हैं उनको देखा है, या एलईडी को देखा है, अगर एलईडी को देखा है तब भी पता चल जाएगा कि वो 360 डिग्री नहीं एमिट कर सकता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हमें अपनी बचपन से आज तक क्या ऑब्जर्व किया है, क्या नॉलेज गेन की है, स्कूल्स में क्या पढ़ा है, सिर्फ 2 साल की नॉलेज यूपीएससी नहीं टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है व्हाट आर यू एज अ पर्सन, नॉट ओनली नॉलेज वाइज, एज टेम्परामेंट वाइज, आप कितना ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी रखते हो, कितनी क्यूरियोसिटी रखते हो। तो इसलिए क्रॉस सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो आपसे इंजीनियरिंग पूछ रहा है, अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे डॉक्टर्स का पूछ रहा है। तो इसलिए जनरल ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो आप अपने बचपन से जो आपने क्या देखा है उसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग: बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि वायरस में अपना कुछ लिविंग एंटिटी नहीं रहती है, कोविड के टाइम में बहुत सुना था कि वायरस क्या करता है, इट हाईजैक्स अ बैक्टीरिया और उससे वो अपने उसके आरएनए डीएनए में चेंज करके वो उससे अपना काम एग्जीक्यूट करवाता है। दैट इज़ व्हाट वायरस डज। वायरस इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, वायरस इज़ जस्ट अ सेट ऑफ डीएनए आरएनए। ओके, तो वायरस क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग हुआ, तो कभी वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में उग सकता है क्या? No, it always wants a living being to be transported or to reproduce, to propagate. तो हमारा थर्ड गलत हो गया और 1 and 2 becomes correct. फंजाई जो है क्या कर सकता है, उसको उगा सकते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल मटेरियल से अपना फूड बना सकता है और प्रोपगेट कर सकता है। बैक्टीरिया सेम लिविंग बींग्स हैं। तो दिस वॉज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन टू आस्क इन दिस डायरेक्शन। बहुत वियर्ड लगता है ये, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको लगता है कि हमें क्या पता बैक्टीरिया, फंगाई और ये वायरस के बारे में। पर कोविड के टाइम में दिस स्ट्रैटेजी, लाइक दिस आइडिया दैट वायरस हाईजैक्स द बैक्टीरिया and then it tells the bacteria to do whatever it wants to for itself, उससे propagate करता है, उससे reproduce होता है, then you might have been able to solve this question. Okay, so that is how you have to put your brains into a question. सबसे पहला stress नहीं लेना है सवाल को देख के, डरना नहीं है. Okay, let's move on to the next question. ये भी साइंस एंड टेक का बहुत बेसिक सवाल है, बहुत लोगों ने गलत किया, पर अगर आपको बेसिक साइंस एंड टेक की नॉलेज है तो आप ये सॉल्व कर सकते थे। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मीडियम इन विच द फूड इज बीइंग कुक्ड, दैट इज प्रॉबेबली वाटर। अगर मैं वाटर को 50 डिग्री की फ्लेम पे लगाऊं, 100 डिग्री की फ्लेम पे लगाऊं, 200 डिग्री की फ्लेम पे लगाऊं, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना, तो वो टाइम कम ज़्यादा ले सकता है। पर टेम्परेचर एट विच द फूड इज बीइंग कुक्ड, ये चेंज होगा क्या टेम्परेचर ऑफ फ्लेम से? नहीं। बेसिक मतलब प्रेशर कुकर काम कैसे करता है, अगर किसी को इतना बेसिक पता है तो वो ये इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। तो आपको पता होगा कि वो प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी लगती है, वो सीटी क्या है, वो वेट ही तो है। वो वेट से क्या होता है, जो प्रेशर बनता है उसके अंदर, पानी के अंदर मान लो ये वेपर्स उठ रहे हैं, वो इस प्रेशर को, ये इसको बाहर नहीं निकलने देता है। इससे क्या होगा, इस पे ज़्यादा प्रेशर बनता है और ये ज़्यादा हीट स्टोर कर सकता है। तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ के 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे फूड जो है जल्दी कुक होता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। ये बना दी सीटी। दिस इज़ द लिड, दिस कैन बी अ लिड, दिस कैन बी अ प्रेशर कुकर की सीटी। एंड द एरिया ऑफ द होल दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि फ्यूम्स, ये जो वेपर्स हैं वो कितनी जल्दी बाहर आ रहे हैं।
अगर ये फ्लेम स्लो है, फास्ट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, उससे इसके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा. एक जो प्रोडक्ट, एक जो मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, वो कितना है, वो उससे एक्सटर्नल हीट सोर्स से उससे चेंज नहीं होगा. ऑल राइट, इफ़ यू गेटिंग मी. बहुत ही बेसिक सवाल है. और अगर आपको पता होगा कि जब सिम पे भी करके अगर प्रेशर कुकर को रख देते, किसी ने ऑब्जर्व ही किया होगा, अगर सिम पे करके भी रख देते हैं तो वो टाइम ज़रूर लेता है, पर खाना उतने ही टेम्परेचर पे कुक होगा. राइट. तो बहुत सिंपली इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, 1 और 3 जो है हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ का. ये इसके अलावा एक क्वेश्चन 2022 में या 1920 में भी आया है, प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफ्यूजन का, वो भी इससे रिलेटेड है. सो इट्स हाई टाइम दैट यू नो अबाउट दिस टॉपिक. So, in this context of hereditary diseases, consider the following statement. I want to bring your focus on the second statement. A child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father. अब यहाँ निंजा टेक्निक लगाने वाले क्या कहेंगे, एंटायरली बोल दिया है, ये स्टेटमेंट पक्का गलत है और दिस एंड दैट. नो, दिमाग लगाओ. माइटोकॉन्ड्रिया आता कहाँ से है? एग से आता है ना, तो मदर ही का तो एग होता है. तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस कहाँ से आएंगी? जिससे एग आएगा, मदर से. राइट. तो इसमें ये वो निंजा टेक्निक्स नहीं लगानी है. योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग इज मच 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 ग्रेटर देन टिप्स ट्रिक्स. You don't have to use them when you have the knowledge or understanding. Okay? वो ये जो हैं ये बहुत ऐसे circumstances के लिए हैं जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सवाल क्या पूछ रहा है. ओके, इसमें बहुत बेसिक सवाल पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया आता कहाँ से है, मदर से आता है कि फादर से आता है. मदर से आता है तो सारी डिजीज, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज मदर से आएंगी. राइट. तो ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़ना. साइंस एंड टेक का बोथ करेक्ट ऑल 1 2 3 4 वाले स्टेटमेंट्स, दैट इज आउटडेटेड. यूपीएससी नोज अबाउट इट. प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दोज ट्रैप्स नाउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a statement. Rare earth minerals are present on seafloor in international waters. इतना broad statement. Good. It will be correct. कहीं नहीं मिलता है, कहीं तो एक रेयर अर्थ मेटल जो भी होगा वो कहीं तो पड़ा हुआ मिलेगा. ठीक है. इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स. ये हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया के पास वो है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लाइसेंस है पर टेक्नोलॉजी नहीं है. हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंडियन ओशन में ये मटेरियल्स निकालने का. नाउ इसके साथ हमें ये पता होना ज़रूरी है कि निकालता कौन है. ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस नहीं, इंटरनेशनल ओशन अथॉरिटी IOA ये देता है वो, जो कि और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है UN क्लॉज के अंडर. ये इसका एक पार्ट है जो कि डिसाइड करता है कि किसको लाइसेंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा. जिसको ये पता है उसको पता होगा कि इंटरनेशनल ओशन अथॉरिटी जो है एक ऐसी बॉडी है और वो देती है लाइसेंस. ग्लोबल ओशन कमीशन जो है, देखो है तो बहुत सिमिलर, उसके साथ मीनिंग सेम आ रहा है, पर ये यहाँ पे दिमाग ठनक जाना चाहिए कि यार ग्लोबल तो नहीं था, उसमें इंटरनेशनल ओशन अथॉरिटी था, इंटरनेशनल समथिंग था. तो इसको मान नहीं लेना है कि हाँ ठीक है, हो सकता है ग्लोबल ओशन कमीशन कोई NGO हो, है ना. तो यूपीएससी जो ट्रिक्स खेलता है ना, उससे PYQ से बहुत अच्छे से आप कस्टम हो सकते हो. अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने जो पढ़ा है, सुना है, क्लासेस में देखा है, तो उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के ऐसे जो सिमिलर लुकिंग, सिमिलर साउंडिंग चीज़ें हैं ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, उसको पुट डाउन कर देना है और पता अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि IOA इंटरनेशनल समथिंग था, इट वॉज नॉट ग्लोबल ओशन समथिंग. ठीक है. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल इन क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This was also a very scary and very complex question. बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं वो तो बहुत स्पेसिफिक पूछता है यूपीएससी, और कुछ स्टेटमेंट बहुत जेनरिक होते हैं. जैसे सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. कैन भी कर सकते होंगे ऑफ कोर्स, पता नहीं किस किस से बायोफ्यूल निकाल रहे हैं आजकल. तो
इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। अरे यार, स्पाइसेस ट्रेड तो हम कब से करते आ रहे हैं ना, तो दीज आर प्रॉबेबली करेक्ट। तो 4-5 बोथ शुड बी करेक्ट। तो 4-5 बोथ किस में करेक्ट आ रहा है, इधर इसमें 50% हो गया, आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। अब कर लो इसमें से जितना दिमाग लगा सकते हो। मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज़ अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। देखो यार, मतलब आई नो ये बहुत करेक्ट थॉट नहीं है, पर हमने ट्रीज़ को लेग्यूमिनस होते हुए बहुत कम सुना है। हमने किसको सुना है, ये लेग्यूम्स जो बीन्स वीन्स रहती हैं, और दे आर नॉट ट्रीज, दे आर छोटा मोटा श्रब्स। तो मैं होती तो मैं तो इसको गलत मार देती हूँ, 3-4-5 को मार आती। क्योंकि देखो, इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया, इतना स्पेसिफिक पूछ रहा है। ब्राज़ील एंड ऑल आर ऑल्सो देयर, है ना, हो सकता है वहाँ से आए हों, ब्रिटिशर्स लाए हों। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये काफ़ी ज़्यादा सही होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि टैमरिंड जो है ना, साउथ में वही स्पाइसेस ज़्यादा हैं, और साउथ में ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको करेक्ट माना जा सकता है ओवर दीज टू। तो मैं होती तो 3-4-5 मार के आती। ओके, दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली ब्रॉड ताकि आप क्वेश्चन की ईजीनेस को देख के हाइपर एक्टिव ना हो जाएं। वॉट कुड हैव बीन डन अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मोस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। और इसमें ना पर्ल मिलेट दिख रहा है और फटाफट मार देंगे। डोंट डू इट। बहुत ध्यान से एक वर्ड 1 2 3 4 ऐसे आई मेड इट श्योर कि मैं हर एक वर्ड के नीचे डॉट लगाऊंगी कि जो भी मैं पढ़ूंगी, राइट। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। है तो शुगर केन। सवाल बहुत आसान है, पर गलत होने में भी बहुत आसान है ये। पर्ल मिलेट बहुत आसानी से मार देते हैं। अगर किसको कुछ है, कोई एक्साइट हो जाता, लीस्ट ना पढ़ता, मोस्ट विच वन इज़ द वाटर एफिशिएंट क्रॉप पढ़ लेता। तो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप इससे कुछ लर्निंग मिली हो आपको। जो प्री में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ना सिर्फ ये आपको नॉलेज वाइज हेल्प करे कि आपको अपनी नॉलेज यूज़ कैसे करनी है, बट ऑल्सो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सिर्फ 40 सवाल आते होंगे और 60 सवाल नहीं आते होंगे। जो 60 सवाल नहीं आते होंगे उनको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अपनी पूरी जी जान लगा के, और जितना भी बचपन से अभी तक का जो नॉलेज पढ़ा है या कुछ ऑब्जर्व किया है, उस सब को लेके फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि एक कंक्लूजन पे पहुंच सको और क्वेश्चन छोड़ने की इच्छा ना रखो, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सको। ओके, ऑल राइट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। प्लीज़ डू लेट अस नो इन कमेंट्स, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।